लाइव। ऑल राइट। हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबके? आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। तो भाई लोग बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज हमारी क्लास लक्ष्य जी हिंदी 2.0 में फिजिकल केमिस्ट्री रासायनिक बलगतिकी के लेक्चर नंबर 7 में, जहां हमारी कोशिश है कि ये लेक्चर आपका आखिरी लेक्चर हो इस चैप्टर का। ठीक है जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग निर्मल, वेदिका सिंह, वर्तिका, अरुण, हिमांशी, विनय। यस बेटा जी, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल है जनता? क्या हाल, क्या हाल? जल्दी बताएं प्लीज। क्या मेरी आवाज सबको ठीक से आ रही है? क्या मैं सबको सही से सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं? यस। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। नमस्ते, गुड इवनिंग, राम राम। क्या हाल भैया? यस, मैं बिल्कुल बढ़िया, एज यूजुअल हैंडसम। हाँ जी, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। आज हमने भैया तुम्हारे लिए स्टूडियो चेंज कराया है। हमने आज स्टूडियो की लाइटिंग वाइटिंग इतनी एचडी करवा दी है कि हमें सामने कैमरे पे देख के, अपने आप को देख के बड़ा प्यार सा आ रहा है। आई होप तुम लोगों को भी पिक्चर क्वालिटी बढ़िया लग रही होगी। नहीं लग रही होगी तो भी कोई बात नहीं, मैं तो बहुत खुश हूं। यस, सही है। हाँ भाई, खुद से खुश रहना चाहिए, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए आपको खुश करने के लिए। हम बहुत खुश हैं अपने आप को देख के सामने। हाँ जी, राइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, नमस्ते 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 नमस्ते। हाँ भाई, तो हमने पिछली सभा में क्या किया था? हमने पिछली सभा में संगठित सिद्धांत पढ़ा था। हमने बोला कि भैया अभी तक तो ये डिस्कशन हो रहा था कि कोई रासायनिक अभिक्रिया होती कैसे है, बट हमने आज ये डिस्कशन किया था, मतलब कल की क्लास में, कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है। हमने बोला था अणुओं के टकराव से होती है, और वो भी हर टकराव से प्रोडक्ट नहीं बनता, केवल प्रभावी टकरावों से प्रोडक्ट बनता है। और प्रभावी टकराव ऐसे ही नहीं हो जाता। प्रभावी टकराव जब होता है, जब जब क्या जब क्या हम बोलते हैं, प्रभावी टकराव जब होता है जब आपके अभिकर्मक के अणु दो तरीके के बंधन को तोड़ के आगे आते हैं। वो कौन कौन से बंधन थे? हमने बोला था ऊर्जा बंधन, एक था अभिविन्यास बंधन। एक था ऊर्जा बंधन, एक था अभिविन्यास बंधन। अब ऊर्जा बंधन क्या होता है? हमने बोला था कि जिन अणुओं के पास सक्रियण ऊर्जा के बराबर या उनसे ज्यादा ऊर्जा है, वो सारे के सारे ऊर्जा बंधन पार करके बैठे हैं। और उसके बाद अणु आपस में किस तरीके से एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं, उस पे अभिविन्यास बंधन डिपेंड करता है। बेटा मैं एक लाइन बोलता हूं, जिस अभिक्रिया में अभिकर्मक के अणुओं को ज्यादा सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्या वो अभिक्रिया स्लो होगी? क्या वो अभिक्रिया स्लो होगी? हाँ, क्योंकि बेटा जी बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है सक्रियण संकुल बनाने में। अगर सक्रियण संकुल बनाने में बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए, मतलब स्लो है अभिक्रिया। हाँ साहिल बेटा, H2 यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यस सर, ऐसे सर आपको बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे भाई? प्लीज बता दे। सिलेबस का रिवीजन होगा, बिल्कुल होगा, लास्ट में होगा, बिल्कुल होगा, लास्ट में होगा। यस, हाँ जी, है ना। ये बात हमने करी थी कि जितनी ज्यादा सक्रियण ऊर्जा होगी उतनी अभिक्रिया स्लो होगी। इस पॉइंट को सब लोग अपनी कॉपी में लिख लें। इस पॉइंट को सब लोग अपनी कॉपी में प्लीज लिख लीजिए। सही है, इसके आगे फिर हम लोग बात करेंगे। हाँ भाई, भैया बताया नहीं तूने यार, क्या बोल रहे थे सौरभ सर? बता दे भाई, वेट कर रहा हूं मैं। चलिए शुरू करेंगे बातचीत। यस, ओके जी, बहुत सही, बहुत सही। आज हम करने वाले हैं अगले टॉपिक पे बातचीत। हाँ जी, सर आपको गोट बोल रहे थे। क्या बात है, क्या बात है ना। ये सौरभ सर का प्यार है भाई। बड़ा भाई छोटे भाई पे प्यार दिखाता रहता है। यही बड़े भाई का काम होता है। अब वो हमारे बड़े भैया है, तो अब ऑब्वियसली उनका काम है हमको पैम्पर करना, हमसे प्यार करना, है ना। यस, ओके। एक कह रहा है, एक बच्ची कह रही है सर बैच का रिफंड चाहिए था, प्लीज हेल्प। बेटा जी रिफंड का तो पता नहीं। देखो, आपके बैच लेने से हमको जो पैसा मिलना था हमारी सैलरी में वो आ गया है। अब आपको रिफंड कैसे मिलेगा वो आप देख लो। मजाक कर रहा हूं। जिनका जो भी इश्यूज है बेटा, वो कॉन्टैक्ट में जाएं और वहां पे जाके अपना काम कर दे, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, ओके, बढ़िया, आगे चले। ठीक है साहब, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ध्यान से सुनिएगा, आज हम क्या करने वाले हैं। बाय द वे भाई लोग, तुम्हें पता है तुम लोग बहुत लकी हो कि तुम्हें सौरभ सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। सौरभ सर एक तो जब से पढ़ते थे, जब से ही बड़े इंटेलिजेंट रहे हैं। सर कोटा में एलन में ही पढ़ते थे, मैं भी कोटा में पढ़ता था, तो सर मतलब शुरू से ही बड़े इंटेलिजेंट रहे हैं। एंड
फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को इतना प्यार से पढ़ाना, इतना हंस हंस के पढ़ाना, मतलब बहुत तारीफ के काबिल वाली बात है भाई। एंड मतलब सौरभ सर एकदम ऐसे मस्त रहते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं, एकदम चिल मूड में रहते हैं, एकदम लाइट हार्टेड रहते हैं। तो बहुत लकी हो आप लोग कि आप लोगों को सौरभ सर पढ़ा रहे हैं। अच्छे से पढ़ो, यस, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, ओके। ढंग से सीखने की कोशिश करो, जितना उनसे सीख सकते हो, जितने तरीके से उनसे सीख सकते हो, क्योंकि फिजिक्स जैसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट को बहुत इजी बनाने वाले बहुत कम टीचर्स होते हैं। एंड हमारे यहां जो टीचर्स हैं वो एक्चुअली हिंदी में भी, सोचो हिंदी एक तो लैंग्वेज अलग है जिसमें पढ़ाना पड़ता है, और उसके अंदर भी कॉन्सेप्ट्स को इतना प्यार से पढ़ा देना बहुत मतलब मजे वाली बात है, काबिले तारीफ है। चाहे अमित सर हो, चाहे सौरभ सर हो, है ना। तो मतलब बहुत लकी हो आप लोग कि उनसे पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो प्लीज ध्यान से समझ समझ के चीजों को करिए, ओके। चलिए जी, हम अब क्या करने वाले हैं, हम अब क्या करने वाले हैं। शान बेटा, बोर्ड के सवाल मैं क्लास में नहीं लगवा पाऊंगा, ये बात मैं बता रहा हूं। ये जेई का बैच है, आपको अलग से एनसीईआरटी पंच मिलती है, उसमें आपकी एनसीईआरटी का डिस्कशन है, कॉन्सेप्ट सारे हम यहां पे पढ़ा देते हैं, है ना, है ना। ओके जी, हमने क्या बोला, हमने क्या बोला कि हम सारे कॉन्सेप्ट यहां पे समझा रहे हैं, ठीक है, ओके। पर हाँ, समझना आपका काम है। हाँ बेटा, ऐसे सर ओपी जबरदस्त। ऑरा प्लस प्लस आजकल एक नया टर्म चल रहा है, मैंने कहीं सुना था, तो ऐसे सर का ऑरा प्लस प्लस भाई, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। ओके जी, ध्यान से सुनिएगा, हम बोलेंगे हमने आपसे पिछली क्लास में जाते जाते, हमने पिछली क्लास में जाते जाते क्या किया था, हमने बात करी थी आरेनियस समीकरण की, आपको याद होगा हमने बात करी थी आरेनियस समीकरण की। तो वेग की ताप पर निर्भरता जो है वो आरेनियस समीकरण है, ठीक है। वेग की ताप पर निर्भरता जो है ये क्या है, आरेनियस समीकरण। वेग की ताप पर निर्भरता क्या है, आरेनियस समीकरण। ये हमने डिस्कस किया था, है ना। जब हमने ये डिस्कस किया था तो इसको आज अच्छे से अप्लाई करेंगे, इस पे आज बढ़िया से क्वेश्चंस करेंगे और इस चीज पे बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, इस चीज पे बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे उत्प्रेरक का क्या प्रभाव होता है, उत्प्रेरक का क्या प्रभाव होता है, ठीक है। जब उत्प्रेरक का प्रभाव सीखेंगे तो इस पे भी प्रैक्टिस करेंगे। और बेटा इसके बाद में कुछ स्पेशल रिएक्शंस हैं हमारे पास, हमें वो भी डिस्कस करनी है। तो एक एक करके हम उन सभी स्पेशल रिएक्शंस को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है जी, क्लियर है, ओके जी। चलो शुरू करेंगे आज की क्लास, शुरू करेंगे आज की क्लास। हाँ भाई अनिल बेटा, देखो मंजिल सीरीज ना आप लोगों के लिए दोबारा भी आएगी इस साल, तब आप लोग मंजिल से सुनना, ठीक है। आपको कोई भी चैप्टर जब रिवाइज करना हो तो आप एक बार 1.5x स्पीड में मंजिल से देख सकते हो। बाकी क्लास में जब फ्रेश पढ़ाया जा रहा है तो मंजिल की अभी जरूरत कहां पड़ रही है, ठीक है। जब क्लास में कोई चीज फ्रेश पढ़ाई जा रही है तो आपको अभी तो मंजिल की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए, है ना। अभी तो आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको ढंग से पढ़ो। ये दीप्त तोमर की जवान बड़ी चलती है भाई, भाई तेरी ज्यादा चोट चल रही है क्या, है तू मानेगा कि नहीं मानेगा, हाँ जी बता दे भाई, क्लास से काट दूं। भैया देखो, अगर अब मुझे उसका कोई फालतू की बातें करता हुआ कोई यहां पे दिख गया तो फिर भैया सही नहीं रहेगा, ठीक है। क्लास में उतना ही हंसी मजाक होगा जो हम कर रहे हैं, ठीक है। आपसे नहीं बात करी है मैंने कि आप मुझे हंसाओ और आप मुझे बताओ, ओके जी, क्लियर है। शांति से, शांति से बैठोगे, ढंग से पढ़ोगे, ठीक है, ओके। चलिए जी, बढ़िया, ओके, प्लीज सिंसियरली चलें आगे, चलें आगे, जल्दी बताइए, स्टार्ट करें, चलो ओके ठीक, अच्छा जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आइए भाई स्टार्ट करते हैं ध्यान से। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करने वाले हैं, अब उसने सॉरी बोली है, मैं मान के चल रहा हूं, वो बच्चा बात मान के चल रहा है। अगर अब इसके बाद मुझे कोई भी क्लास में बदतमीजी या बकवास या किसी भी तरीके की उटपटांग बात करता हुआ दिख गया तो फिर वो सही नहीं रहेगा, ठीक है। अपन जितने प्यार से पढ़ाते हैं, जितने प्यार से कॉन्सेप्ट बताते हैं, उतना गुस्सा भी आता है। वो गुस्से वाली साइड आपको ना दिखे तो बढ़िया है यार, एक चैप्टर की बात और रह गई है, शांति से सुन लो और पढ़ लो, ठीक है, क्या फायदा फालतू, ओके। चलिए जी शुरू करें,
आइए भैया चालू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। क्या करने वाले हैं भाई, देखो हमने पिछली सभा में जाते जाते आरेनियस समीकरण लिखा था, उसी से आज आगे बात बढ़ाएंगे। यदि मैं आरेनियस समीकरण की बात करता हूं, यदि मैं आरेनियस समीकरण की बात करता हूं तो समझने की कोशिश करना। आरेनियस समीकरण आपको यह बताता है कि वेग नियतांक और ताप में क्या रिलेशन है, और वो फॉर्मूला था ये, K इज इक्वल टू ए इंटू ई की घात माइनस ई ए अपॉन आर टी। K इज इक्वल टू ए इंटू ई की घात माइनस ई ए अपॉन आर टी। अगर आपको याद हो तो हमने कल भी इस बारे में बात करी थी, हम फिर से कर लेते हैं। के होता है बेटा जी वेग नियतांक, ए होता है आरेनियस नियतांक, आरेनियस कांस्टेंट है ना, ये होती है सक्रियण ऊर्जा, आर होता है गैस नियतांक, टी होता है ताप। इन चीजों के बारे में बातें होती हैं, बढ़िया बात है। अगर ये चीज आपको समझ में आती है तो मैंने आपको ये सिखाया था कि ताप बढ़ने पर के बढ़ता है और के बढ़ने पे आर बढ़ता है, यानी कि ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है और ताप घटने पर अभिक्रिया का वेग घटता है। ये बात हमने करी थी ना। अगर ये बात हमने समझी हुई है तो आज हमको क्या करनी है बात इसके आगे, आज हमको क्या करनी है बात इसके आगे। अगर हमें इसके आगे बात करनी है तो ध्यान से देखिए, K इज इक्वल टू ए इंटू ई की घात माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है जी, ये एक्सप्रेशन है। हम दोनों साइड क्या ले रहे हैं, नेचुरल लॉग ले रहे हैं, एल एन ले रहे हैं। जैसे हम दोनों साइड लॉग लेते हैं वैसे हमने एल एन लेने की कोशिश करी। अगर हमने एल एन लेने की कोशिश करी तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए इंटू ई की घात माइनस ई ए बाय आर टी। ये हो जाएगा एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए इंटू ई की घात माइनस ई अपॉन आर टी। अब आपको एक और प्रॉपर्टी पता है, मैंने कई बार बताई है, एल एन एक्स इंटू वाई क्या होता है, एल एन एक्स प्लस एल एन वाई। तो हमने बोला एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए प्लस एल एन ई की घात माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये चीज है ई की घात माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब बेटा जैसे जब लॉग लिखा जाता है तो लॉग 10 1 होता है, और जब एल एन लिखा जाता है तो एल एन ई 1 होता है। तो आप ध्यान से समझिएगा, ये क्या बन गया, ये बन गया एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए, ये माइनस ई ए बाय आर टी आ गया आगे, इंटू एल एन ई, और एल एन ई क्या होता है 1। हम इस चीज को और क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो ये आ गई मेरे पास अगली इक्वेशन, ये आ गई मेरे पास अगली इक्वेशन। तो हमारे पास पहला एक्सप्रेशन ये था, हमारे पास पहला एक्सप्रेशन ये था, हमारे पास दूसरा एक्सप्रेशन ये है। अब मैंने बोला कि मुझे ये बात पता है, हम केमिकल काइनेटिक्स में तो लॉग का बहुत ज्यादा यूज करके आए हैं, तो हमें ये बात पता है कि ln x जो है वो बराबर होता है 2.303 log x के। ln x जो है वो बराबर होता है 2.303 log x के। तो हमने बोला 2.303 log के ये बराबर है 2.303 log a माइनस ई ए अपॉन आर 1 बाय टी। ये बना, हमने 2.303 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, हमने 2.303 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया। अगर मैंने दोनों साइड डिवाइड कर दिया तो ध्यान से देखिएगा, हम बोलेंगे log के इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 r टाइम्स 1 बाय टी। log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 r टाइम्स 1 बाय टी। अगर ये है तो ये हो गई मेरी अगली इक्वेशन, ये हो गई मेरी अगली इक्वेशन। इस इक्वेशन का नाम है थर्ड इक्वेशन।
अब देखो ध्यान से, ये है पहली इक्वेशन, ये है दूसरी इक्वेशन, ये है तीसरी इक्वेशन। अगर ये तीन इक्वेशंस आपको समझ में आती हैं, अगर ये तीन इक्वेशंस आपको समझ में आती हैं, तो क्वेश्चन वाइज तो हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन वाइज तो कुछ भी कर सकते हैं, इससे सॉल्व हो जाएगा, इससे सॉल्व हो जाएगा, इससे सॉल्व हो जाएगा। मुझे ग्राफ वाइज बात करनी है। आपको पता है केमिस्ट्री में ग्राफ की बड़ी इंपॉर्टेंस है, और हम दो ही तरीके के ग्राफ पढ़ते हैं, सरल रेखा वाले, या तो वो वाले ग्राफ जो ओरिजिन से पास हो रहे हो, या वो वाले ग्राफ जिनकी ढाल ऋणात्मक हो, धनात्मक हो, अंतःखंड धनात्मक हो, ऋणात्मक हो। तो आपसे पूछा जाता है कि बताओ ग्राफ नंबर 1, आपसे पूछा जाता है ग्राफ नंबर 1 कौन सा है। ग्राफ नंबर 1 आपको बोलते हैं, बताइए ln k वर्सेस 1/t में कैसा ग्राफ होगा। ln k वर्सेस 1/t में कैसा ग्राफ होगा। तो अगर मैं ln k वर्सेस 1/t में ग्राफ की बात करता हूं, ln k वर्सेस 1/t में अगर मैं ग्राफ की बात करता हूं, तो आप ध्यान से समझिएगा, हमेशा मैंने एक बात सिखाई है, जिन दो चीजों में ग्राफ पूछा जाए उनमें इक्वेशन बनाइए। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी ln k इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन R 1/t प्लस ln A। ये इक्वेशन है ना। तो हमारे पास ये है y एक्सिस, ये है हमारे पास x एक्सिस। नाउ ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, ढाल, और ये हमारा क्या हो जाएगा, अंतःखंड। y इज इक्वल टू mx प्लस सी टाइप की इक्वेशन हम लोग हर जगह पढ़ रहे हैं। तो अगर मुझे ln k वर्सेस 1/t में ग्राफ बनाना है, तो ढाल हो जाएगी माइनस EA/R और अंतःखंड हो जाएगा ln A। ढाल हो जाएगी माइनस EA/R और अंतःखंड हो जाएगा ln A। मतलब आपको यह समझ में आ रहा होगा कि ढाल ऋणात्मक, अंतःखंड धनात्मक। ढाल हो रही है ऋणात्मक और अंतःखंड हो रहा है धनात्मक। मतलब आपका ग्राफ जो है वो दिखने में कैसा है, ऐसा। आपका जो ग्राफ है वो दिखने में क्या हो रहा है, ऐसा। अगर आपका ग्राफ ऐसा है तो आप देखें ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ln A, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, ln A, है ना। और हमारे पास जो ढाल है वो क्या हो जाएगी, माइनस EA/R। जो ढाल है वो क्या हो जाएगी, माइनस EA/R। समझ रहे हो बात, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बट अगर मैंने यही ग्राफ बोल दिया log k वर्सेस 1/t में बनाने के लिए, अगर मैंने यही ग्राफ बोल दिया log k वर्सेस 1/t में बनाने के लिए, log k वर्सेस 1/t में बनाने के लिए, तो हम यहां क्या बोलेंगे। तो बेटा जी आप ये वाली इक्वेशन देखिए, log k आपका y एक्सिस पे है, 1/t आपका x एक्सिस पे है। 1/t के साथ वाला जो टर्म है ये तो हो जाएगा ढाल, और ये हो जाएगा अंतःखंड। तो ढाल है ऋणात्मक, अंतःखंड है धनात्मक। अगर ऐसा है तो आप देखिए ध्यान से, ये हो गया, है ना। ढाल आपकी ऋणात्मक है, अंतःखंड आपका धनात्मक है, तो हम बोलेंगे कि ये वैल्यू आ जाएगी log a, ये आपका क्या हो गया, अंतःखंड, और जो आपकी ढाल है वो क्या हो जाएगी, माइनस EA/2.303R। दिस इज माइनस EA/R, वो है माइनस EA/2.303R। ये अंतर समझना जरूरी है। क्वेश्चन पता है क्या आता है कि ln k वर्सेस 1/t का जब वक्र बनाया गया तो बताइए ढाल कितनी आई। एक ऑप्शन ये होता है, एक ऑप्शन ये होता है, और बच्चा कंफ्यूज होता रहता है कि किसको टिक करके आए। तो जब ln का ग्राफ है तो ये ढाल होगी, जब log वाला ग्राफ है तो ये ढाल होगी। ये समझना बहुत जरूरी था। बताइए भाई लोग, समझ में आया क्या। हाँ जी, समझ में आया क्या। जाकिर बेटा, वेग की दाब पर निर्भरता का ऐसा है, आपको याद होगा हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया में दाब वाली बात भी तो करी थी। तो दाब और सांद्रता हम एक जैसा मान के चलते हैं, है ना। यस, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या। धीरू बेटा वेरी गुड, आप 1.0 से आए हो। कोशिश करना यहां चीजें रिवाइज हो पाए। पढ़ तो आप वहां पे चुके ही हो, यहां आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है।
बढ़िया, अच्छा जी, अच्छी बात। अगर यहां तक सब कुछ ठीक है, अगर यहां तक सब कुछ ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। ई क्या है बेटा जी, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, यस, आर की जगह पे 2.303 नहीं आया बेटा, मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दिया, तो यहां 1, यहां 1, यहां 2.303 नीचे आ जाएगा। सही है जी, पोल नहीं आ रहा है, एक सेकंड रुको। सर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पोल नहीं चल रहा है, डाउट स्लाइड नहीं आ रही है, देखना एक बार। यस, आज टेस्ट था क्लास में 50 से 48, वेरी गुड वेरी गुड, ओके, बढ़िया। चलिए, तो हमने बोला कि सरल रेखा वाला ग्राफ होगा जिसकी ऋणात्मक ढाल होगी और धनात्मक अंतःखंड होगा। भाई लोग पोल आ तो रहा है, पोल आ तो रहा है, जिन बच्चों का नहीं आ रहा वो एक बार रिफ्रेश करें प्लीज, वो एक बार रिफ्रेश करें प्लीज, ठीक है, बढ़िया। हाँ, एलएन को हटाने के लिए 2.303 लगाया जाता है, एलएन को हटाने के लिए 2.303 लगाया जाता है। अजमत बेटा देखो डाउट्स भी आ रहे हैं, आप एक बार रिफ्रेश करो अपना सेशन, आप रिफ्रेश करिए, सब कुछ चल रहा है सही से। आइए भाई ध्यान से देखते हैं। सर यहां पे तो दोनों ग्राफ सेम है, अंतर क्या है बेटा जी, अंतर है ढाल का। सलमान बेटा यही तो मास्टर बोल रहा है कि दिखने में सब बिल्कुल सेम है पर ढाल का अंतर है, एक जगह पे माइनस ई बाय आर ढाल है, एक जगह पे माइनस ई बाय 2.303 आर ढाल है। समझ ही नहीं रहे हो भाई तुम लोग, अब ऐसे करोगे नहीं आ रहा नहीं आ रहा तो नहीं आएगा फिर। अच्छा सर इक्वेशन से कैसे पता कि कौन एक्स एक्सिस है कौन वाई एक्सिस, देखो बेटा जी, हम हमेशा जिस चीज को पहले लिखते हैं उसको y पे लेते हैं, जिसको बाद में लिखते हैं उसको x में लेते हैं। अब आपको ln और 1/t में ये रिलेशन पता था, तो आपने बोला ये y होगा ये x होगा, तो y इक्वल टू mx जैसा बना लिया उसको। ठीक है, क्लियर है, बढ़िया, ओके। चलिए जी आगे चलते हैं। सेकंड इक्वेशन में मैंने क्या किया, अभी अभी बताया था कि ln को log में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर ln को log में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये हो जाएगा ln x इज 2.303 log x, तो इसे कन्वर्ट कर लो, इसे कन्वर्ट कर लो और सॉल्व कर लो। ठीक है, बढ़िया, ओके जी, बढ़िया। आगे चलते हैं, इस पे आगे क्वेश्चंस करते हैं, इस पे आगे क्वेश्चंस करते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। बट पहले एक और बात मैं करना चाहूंगा, हमने बोला कि हमारे पास ln की फॉर्म में ये इक्वेशन है, हमारे पास ln की फॉर्म में ये इक्वेशन है। ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई अपॉन आर 1/t, ये इक्वेशन है। मैंने बोला अगर मैं ताप चेंज करूंगा तो वेग नियतांक भी चेंज होगा, क्योंकि ताप बढ़ने पे वेग नियतांक बढ़ता है, ताप घटने पे वेग नियतांक घटता है। तो हमने बोला अगर T1 ताप है तो वेग नियतांक है K1, अगर T2 ताप है तो मैंने बोला वेग नियतांक है K2। अगर अभिक्रिया सेम है तो सक्रियण ऊर्जा तो सेम ही होगी, आर का मान सेम ही होगा, आरेनियस नियतांक सेम ही होगा। तो मैंने बोला कि अगर मैं यहां पे पुट करूं वैल्यूज, तो मैंने बोला ln K1 इज इक्वल टू ln A माइनस ई ए अपॉन आर 1/T1। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन है ln K2 इज इक्वल टू ln A माइनस ई ए अपॉन आर 1/T2। ये दो इक्वेशंस है सपोज करो मेरे पास, मैंने क्या किया 2 - 1, मैंने क्या किया 2 - 1, दिस माइनस दिस। अगर ये किया तो देखो ध्यान से, हमने लिखा ln K2 माइनस ln K1, ये बराबर हो जाएगा ln A माइनस ई ए अपॉन आर 1/T2 माइनस ln A माइनस ई ए अपॉन आर 1/T1। ये हो गया। अगर ये हो गया तो ln x माइनस ln y क्या हो जाएगा, ln x अपॉन y। अगर ये ln x अपॉन y हो जाएगा तो ये बन जाएगा ln K2 बाय K1
ln k2 बाय k1 ये किसके बराबर है, ln a, ये माइनस खुलेगा तो ये माइनस ln a, ये कैंसिल हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस। तो हमने बोला E a अपॉन आर 1/T1 माइनस 1/T2, ये इक्वेशन हो गई। ln k2 बाय k1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर 1/T1 माइनस 1/T2, ये आ गई ln की फॉर्म में इक्वेशन। अगर इसे लॉग में कन्वर्ट किया तो इक्वेशन हो जाएगी log k2 बाय k1 इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। ये हो गई हमारे पास टू टेम्परेचर फॉर्म, मतलब दो अलग अलग टेम्परेचर पे वेग नियतांक अलग अलग है, उस हिसाब से इक्वेशन क्या है, ln k2 बाय k1 के टर्म्स में, log k2 बाय k1 के टर्म्स में। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? सही है जी, बढ़िया। तो ये हमारी अगली इक्वेशन आ गई। ये भी अगर हमें सपोज करो किसी एक ताप पे डेटा पता है और किसी दूसरे ताप पे निकालना है तो हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ln में कंफर्टेबल है तो आप ln का डेटा यूज करें, अगर आप log में कंफर्टेबल है तो आप log का डेटा यूज करें। सही है साहब, बताना तो क्लियर है ना? ठीक है जी, ये तो इजी था, दो टेम्परेचर्स पे हमने डेटा निकाला। आइए क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे, आइए क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे। अगर हम इस पे क्वेश्चन करना चाहते हैं तो पहला सवाल जो हमारे पास है वो क्या है, देखो तो। हमने बोला पहला सवाल ये है, पहला सवाल हमारे पास में ये है कि एक इक्वेशन है H2 गैस प्लस I2 गैस एरो 2HI गैस, ये एक इक्वेशन है। सवाल कह रहा है यदि 327 डिग्री सेल्सियस पर वेग नियतांक का मान 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 4 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 4 डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स है, और 527 डिग्री सेल्सियस पर 527 डिग्री सेल्सियस पर वेग नियतांक का मान 1 डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स है। तो हमें बताना है सक्रियण ऊर्जा का मान क्या होगा किलोजूल प्रति मोल में। हमें बताना है सक्रियण ऊर्जा का मान क्या होगा किलोजूल प्रति मोल में। पहला ऑप्शन है 59, दूसरा ऑप्शन है 150, तीसरा ऑप्शन है 72 और आखिरी ऑप्शन है 166। ये चार ऑप्शन है हमारे पास। हमें सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करनी है। प्लीज बताएं कैसे होगा ये सॉल्व। ध्यान से समझने की कोशिश करें कैसे होगा ये सॉल्व। आइए मैं बताता हूं। भाई देखो, सक्रियण ऊर्जा पूछी है, दो तापमान दिए हैं और दोनों पे अलग अलग वेग नियतांक दिया है। अगर दो तापमान का डेटा है और वेग नियतांकों का डेटा है तो आप बड़ी आसानी से ये कह सकते हैं कि सर ln k2 बाय k1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर 1/T1 माइनस 1/T2। ये कहा जा सकता है। और अगर आप ln में कंफर्टेबल नहीं है तो आप log वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। यहां से अगर हम log वाला फॉर्मूला लिखेंगे तो वो आएगा log k2 बाय k1 इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2, है ना। अगर ये हो गया तो आप ध्यान से समझें, T1 और T2 हमारे पास है। क्या है? T1 का मान हो गया 327 प्लस 273, क्योंकि केल्विन में कन्वर्ट करना है तो ये वैल्यू होगी 600 केल्विन। इसी तरीके से T2 का मान हो जाएगा 527 प्लस 273, ये वैल्यू हो जाएगी 800 केल्विन। T1 हो जाएगा 600, T2 हो जाएगा 800। अगर ऐसा होगा तो ध्यान से समझने की कोशिश करें। log k2 बाय k1 1 अपॉन दिस वैल्यू, k2 बाय k1 ये चीज किसके बराबर हो जाएगी? ई ए अपॉन 2.303 आर। अब बेटा जी आर का मान जूल में होता है,
8.314, यहां से जूल में आंसर निकाल लेते हैं, किलो जूल में लास्ट में कन्वर्ट कर देंगे, इंटू 1/T1 माइनस 1/T2, यानी कि 1/600 माइनस 1/800। देख पा रहे हो? अब देखो मैंने सारी वैल्यूज रखी, एक EA अननोन है, वो सॉल्व होके आ जाएगा, वो सॉल्व होके आ जाएगा। अगर वो सॉल्व होके आ जाएगा तो करने की कोशिश करते हैं सॉल्व। ये 10 की घात -4 नीचे है, ये ऊपर 10 की घात 4 बन के जाएगा क्या बेटा? और अगर ये 10 की घात 4 बनेगा तो क्या मैं इस चीज को लिख सकता हूं क्या? 100 इंटू 100, 10 की घात 2 इंटू 10 की घात 2 लिख सकता हूं क्या? है ना? ये बराबर हो गया EA अपॉन 2.303 को 2.3 लिख देते हैं, 8.314 को 8.3 लिख देते हैं, इनटू ये 100 मैंने यहां पे कॉमन ले लिया, या 200 कॉमन ले लेते हैं। अगर 200 कॉमन ले लेते हैं तो ये बनता है 1/3 माइनस 1/4, क्योंकि 600 और 800 है, यहां पे अगर 200 कॉमन ले लिया तो 1/3 माइनस 1/4। अगर ये बन गया तो ध्यान से देखना, ये दशमलव हटेगा तो ऊपर एक 10 और लगेगा, अगर ये लगेगा तो 25 चौके 100, तो हमने बोला लॉग ऑफ 4 इंटू 10 की घात 3, ये चीज बराबर हो गई EA अपॉन 2.3 इंटू 8.3 इंटू 1 अपॉन 200 इंटू, इस चीज को सॉल्व करोगे तो LCM आएगा 12, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3, तो ये हो गया 1/12। ये क्या आ जाएगा? 1/12। अगर मैंने ये चीज लिखी log 4 इंटू 10⁻3, इसे लिख दिया log 4 प्लस log 10 की घात 3। क्या मैं log 4 को log 2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं? तो क्या मैं इसको 2 log 2 भी लिख सकता हूं? बिल्कुल, इतना तो कर ही सकते हैं। log 4 को log 2 का स्क्वायर, log 2 के स्क्वायर को 2 log 2। भैया नहीं समझ में आता तो यहां लिख लेते हैं, फिर पता चला बच्चे परेशान हो रहे हैं कि मास्टर ने क्या कर दिया। ये लिखा, ये चीज बराबर है इस चीज के, EA अपॉन, अब देखिएगा जरा, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये बन रहा है 2.3 इंटू 8.3 इंटू 2400, 12 इंटू 200, है ना? अब आप देखो जरा, यहां मैं अगर लिखूं log 4 को मैंने लिखा log 2 का होल स्क्वायर, पावर आगे आ गई तो ये बन गया 2 log 2। अगर ये 2 log 2 बन गया तो हम बोलेंगे ऐसे 2 log 2 प्लस 3 log 10, और ये वैल्यू हो जाएगी EA अपॉन 2.3 इंटू 8.3 इंटू 2400। यहां से आप समझने की कोशिश करें, log 2 का मान मैंने आपको बोला था, याद करिएगा, मैंने लिखवाया भी था, log 2 होता है 0.30 और log 10 होता है 1। log 2 होता है 0.30, log 10 होता है 1, तो हमने बोला 2 log 2 प्लस 3 log 10, ये किसके बराबर हो गया? EA अपॉन 2.3 इंटू 8.3 इंटू 2400। ठीक है जी, मैं इसको अभी जान करके सॉल्व नहीं कर रहा, लास्ट में करेंगे। ये बन गया 0.6 प्लस 3, सो 3.6 इंटू 2.3 इंटू 8.3 इंटू 2400, ये आंसर आएगा जूल में, और वो भी किसका आंसर आएगा? EA का। बट हमें EA की वैल्यू किस यूनिट में चाहिए? किलो जूल पर मोल में चाहिए। अगर किलो जूल पर मोल में चाहिए तो इसको 1000 से डिवाइड करते ही आंसर किलो जूल हो जाएगा। तो हमने बोला सक्रियण ऊर्जा का मान हो जाएगा 3.6 इंटू 2.3 इंटू 8.3 इंटू 2400 डिवाइडेड बाय 1000। ये चीज किस यूनिट में आएगी? किलो जूल पर मोल। ये क्या होगी? सक्रियण ऊर्जा। अगर ये सक्रियण ऊर्जा होगी तो देखिएगा ध्यान से, 2 0 से 2 0 कट गया, है ना? 2 0 से 2 0 कट गया। अब आप यहां पे क्या लिख देंगे? 3.6 इंटू 2.3 इंटू 8.3 इंटू 24/10, 2.4। इसको सॉल्व करना है। अगर इसे सॉल्व करना है तो अब एक बात सुनो, मैं इस 2.3 को लगभग 2.4 ही मान लूं क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है। तो मैंने बोला 3.6 इंटू 8.3 इंटू 2.4 का स्क्वायर। अब आपको पता है 25 का स्क्वायर होता है 625 और 24 का स्क्वायर होता है 576।
अगर 24 का स्क्वायर होता है 576, तो बेटा 2.4 का स्क्वायर हो गया 5.76। अब अगर मैं लमसम मानने की कोशिश करूं, इसे 4 मानूं, इसे 8 मानूं और इसे 6 मानूं, तो 8 इंटू 4 32, 32 इंटू 6, 6 3 18 और 119, 192, लगभग लगभग 192, लगभग लगभग 192 के आसपास का ऑप्शन कौन सा है बताना? ये वाला है क्या? तो आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का? डी हो जाएगा। क्लोजेस्ट ऑप्शन आपको टिक करना होता है। जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है वो क्या होता है? टिक करना होता है। तो आपका लगभग अप्रोक्स मानने से 192 आ रहा है, 192 आ रहा है, मतलब सबसे करीब कौन सा ऑप्शन है? डी वाला। तो हमने टिक कर दिया, दैट्स इट। आंसर आ जाएगा डी। तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी, पर काम भी कर लिया। बच्चे कहते हैं सर कैलकुलेशन कैसे करते हैं दिखाओ, इसलिए मैंने ये कैलकुलेशन करके दिखाई है, इसलिए मैंने ये कैलकुलेशन करके दिखाई है। प्लीज ध्यान से देखें, कोई तकलीफ है तो बताएं। प्लीज ध्यान से देखें, कोई तकलीफ है तो बताएं। आसान था? आसान था? हाँ, अगर ऑप्शन पास पास होते तो मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ती, उस स्थिति में मैं अप्रोक्स नहीं ले सकता था। बट यहां मैं अप्रोक्स लेके काम चला पा रहा हूं, क्योंकि मेरे को दूर दूर ऑप्शंस दिए हुए हैं। हाँ, 164.8 भी आ रहा है तो भी क्या हुआ बेटा, ऑप्शन तो 166 ही टिक करेगा ना। नियर बाय ऑप्शन तो वही है ना, नियर बाय ऑप्शन टिक करना है। क्योंकि उसने क्या होगा, आपने 8.3 माना होगा, उसने हो सकता है 8.314 माना हो। आपने 2.3 माना होगा, उसने हो सकता है 2.303 माना हो। आपने log 2 को 0.3 लिया होगा, हो सकता है उसने 0.3010 किया हो। कोई दिक्कत नहीं है, आपको नियर बाय आंसर टिक करना है। ठीक है, ओके, नियर बाय ऑप्शन टिक करना है। समझ में आई बात? तो हाँ, ऐसे सवाल जब पेपर में आते हैं तो लेंदी तो होते हैं। आसान है बट लेंदी है, आसान है बट लेंदी है। अगर क्लोज ऑप्शन हुए केशव प्रताप, तो उस स्थिति में तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, है ना? सही है। आर का मान कांस्टेंट होता है, उसका तो नाम ही गैस कांस्टेंट है। ठीक है क्या बेटा? प्लीज बताइए, सब सही है क्या? हाँ, ये मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़िया है राजेंद्र यादव, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े। देखो मैंने अप्रोक्सीमेशन लगाया है, मतलब सभी के नियर बाय आंसर टिक हो सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। 180 होता तो उसको टिक करते, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, अगर 180 होता एक ऑप्शन तो उसको टिक करते, पर यहां से सॉल्व करके देखते, फिर 166 नहीं होता ऑप्शन में। समझ रहे हो बात? ऑप्शन इस तरीके से ही सेट किए जाते हैं कि बच्चा अप्रोक्स ले पाए, है ना? ऑप्शन ऐसे ही सेट किए जाते हैं कि बच्चा अप्रोक्स ले पाए। उसको तुम्हारे मजे थोड़ी लेने, उसको तो तुम्हारा सिलेक्शन करवाना है। सिलेक्शन करवाने के लिए वो अपनी तरफ से जैसा होगा वैसा करेगा। ठीक है, 0.821 नहीं लेते बेटा, 8.314 लेते हैं। आइए अगली चीज पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा क्या हो रहा है। सवाल कह रहा है आरेनियस समीकरण के अनुसार, आरेनियस समीकरण के अनुसार यदि ln के वर्सेस 1/t के बीच का वक्र, ln के वर्सेस 1/t के बीच सरल रेखा बनती है, ln के वर्सेस 1/t के बीच सरल रेखा बनती है जिसकी ढाल -y है। जिसकी ढाल -y है, तो EA का मान क्या होगा? तो EA का मान क्या होगा? ऑप्शंस देखना, y/r, बी ऑप्शन, -y, सी ऑप्शन, yr, डी ऑप्शन, +y। ये 4 ऑप्शन है आपके पास।
ठीक है, कैसे ट्राई करेंगे आप लोग बताइए। 1000 से डिवाइड वाला गलत कैसे है जय त्रिपाठी? किलो जूल में कन्वर्ट नहीं करेगा क्या लाला? जूल को किलो जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं भाई? मुझे एक बात बता, 1 किलो जूल बराबर होता है 1000 जूल, तो 1 जूल बराबर होगा 1/1000 किलो जूल, राइट? ये चीज सोचनी है हमको। दैट्स इट। चलिए जी, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ट्राई करके देखें, चैट में ऑफ कर रहा हूं ताकि तुम लोग चीटिंग ना कर पाओ। अपनी तरफ से कोशिश करना, कैसे करोगे इस सवाल को। ट्राई करना भाई। हाँ जी, करें डिस्कस। चलिए आइए इस सवाल पे चर्चा करते हैं। आइए भाई इस सवाल पे चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्या दे रहा है क्वेश्चन हमको, क्या पूछ रहा है सवाल हमसे। आरेनियस समीकरण के अनुसार ln के वर्सेस 1/t के बीच एक सरल रेखा बनती है। हमने आज बनाई भी है। ढाल -y दी है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको मैं याद दिलाऊं, हमने अभी अभी डिस्कशन भी किया था कि इसके बीच में जो ढाल बनती है उसका मान आता है -EA/r। याद कीजिए, ln के वर्सेस 1/t के बीच जो वक्र बनता है, जो सरल रेखा बनती है, उसकी ढाल होती है -EA/r। अगर ढाल है -EA/r तो ध्यान से देखिएगा, आपको ढाल का मान कितना दिया है, -y। ये हो गया भाई। तो आपसे सवाल ने पूछा गया है, EA का मान पूछा है, तो EA का मान y के टर्म्स में क्या आ जाएगा, yr। EA का मान y के टर्म्स में क्या आ जाएगा, yr। अगर EA का मान yr आ जाएगा तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। EA का मान क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, y इंटू आर। सिंपल। अगर ऐसा हो जाएगा तो आंसर हम बोल देंगे सी ऑप्शन। अगर सी ऑप्शन बोल देंगे, 44% बच्चों ने ठीक किया है। कृष रावत, नितिन कसाना, वाशु, ये हमारे टॉप 3 दिख रहे हैं हमको यहाँ पे। यस जनता, तो प्लीज मुझे बताएं, क्या यहां तक कोई डाउट, कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई परेशानी? आसान है सवाल। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जल्दी जल्दी बता दें, जल्दी जल्दी बता दें। यस
अरे बेटा क्या फर्क पड़ता है, मेंस का हो एडवांस का हो, हर सवाल के बाद ये क्या पूछते रहते हो यार। तुम तो अपनी तैयारी देखो ना, तुमसे सवाल बना कि नहीं बना ये इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं भी है मेंस का तो आ जाएगा अगले साल मेंस में, उसमें क्या बड़ी बात है। बट यस, आपको ये देखना है कि अपने से हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, चलिए हर्षित बेटा कोशिश करना अगली बार वाले में टॉप 10 में आ पाओ। अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल करते हैं। गौर से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौर से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अगला सवाल, ध्यान से देखिएगा। सवाल अपने को बोल रहा है, सवाल अपने को बोल रहा है अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखना। सवाल अपने को बोल रहा है, बताइए यदि किसी अभिक्रिया का ताप यदि किसी अभिक्रिया का ताप 27 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर यदि किसी अभिक्रिया का ताप 27 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 42 डिग्री सेल्सियस किया जाए, ऐसा करने पर जिन अणुओं के पास ऊर्जा जिन अणुओं के पास ऊर्जा दहली ऊर्जा से ज्यादा है, उनकी संख्या 5 गुना हो जाती है। उनकी संख्या 5 गुना हो जाती है। अगर उनकी संख्या 5 गुना हो जाती है तो हमें बताना है सक्रिय ऊर्जा का मान कितना होगा। यूनिट है जूल प्रति मोल, यूनिट है जूल प्रति मोल। आपको सवाल ने कुछ डेटा दिया है, अगर कहीं पे Ln5 की जरूरत पड़ती है तो उसे आप यूज कर सकते हैं 1.6094, और सवाल ने बोला है अगर कहीं पे R की जरूरत पड़ती है तो उसे आप बोल सकते हैं 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है जी, ये चीज है हमारे पास। अगर ये चीज है हमारे पास तो हम कैसे बताएंगे कि क्या होगा। तो बच्चे ये कहते हैं सर हमको पहले तो ये दहली ऊर्जा का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। बच्चे कहते हैं सर हमको तो पहले दहली ऊर्जा का कॉन्सेप्ट बताओ क्या है। तो बेटा दहली ऊर्जा क्या होती है, दहली ऊर्जा होती है अभिकर्मक के अणुओं के पास सक्रियण संकुल बनाने से पहले तक जो कुल ऊर्जा है, यानी कि कुछ ऊर्जा तो उनकी खुद की है प्लस सक्रियण ऊर्जा है, ये टोटल ऊर्जा क्या कहलाती है, दहली ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हमसे दहली ऊर्जा के बारे में बात करी जाए तो हम बोलेंगे अभिकर्मक के अणुओं के पास अभिकर्मक के अणुओं के पास सक्रियण संकुल बनाने के लिए कुल ऊर्जा का मान दहली ऊर्जा कहलाता है। कुल ऊर्जा का मान दहली ऊर्जा कहलाता है। दहली ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम शॉर्ट में टीई बोल सकते हैं, और इसका मान बराबर होता है अभिकर्मक की जो खुद की ऊर्जा है वो, अभिकर्मक की खुद की जो ऊर्जा है वो प्लस कुछ सक्रियण ऊर्जा जो होती है वो, अभिकर्मक की खुद की जो ऊर्जा है वो प्लस जो सक्रियण ऊर्जा होती है वो, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो दहली ऊर्जा के बराबर होती है।
अगर उन्हें जोड़ दिया जाए तो वो किसके बराबर होती है? दहली ऊर्जा के बराबर। यानी कि अगर जिन अणुओं की संख्या दहली ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा रखने वालों की है, वो वही तो अणु है जिनके पास सक्रिय ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा होगी, क्योंकि दहली ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा को जोड़ के ही बनती है। यानी कि ये वो अणु है जो ऊर्जा बंधन पार कर रहे होंगे, और जितने ज्यादा अणु ऊर्जा बंधन पार करेंगे उतना ज्यादा अणुओं के मध्य टकराव होगा, उतनी ज्यादा अभिक्रिया होगी, उतना ज्यादा अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। जितने ज्यादा अणु सक्रिय ऊर्जा वाले बंधन को क्रॉस करेंगे उतना ज्यादा वेग बढ़ेगा। यानी कि आपको लैंग्वेज में यह कहा जा रहा है कि अगर अभिक्रिया का ताप 27 से 42 डिग्री तक कर दिया तो जिन अणुओं के पास दहली ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा है उनकी संख्या 5 गुना हो जाती है। अगर संख्या 5 गुना हो गई मतलब वेग भी क्या हो गया भाई? 5 गुना। अगर वेग भी 5 गुना हो गया तो हम बोलेंगे R2 का मान बराबर हो जाएगा 5R1 के। R2 का मान बराबर हो जाएगा 5R1 के। R क्या है? वेग। अभिक्रिया का वेग भी 5 गुना बढ़ जाएगा। अभिक्रिया का वेग भी 5 गुना बढ़ जाएगा। अगर वेग 5 गुना बढ़ जाएगा तो बेटा हमें यह बात पता है कि जब ताप पे निर्भरता देख रहे हैं तो वेग और वेग नियतांक एक दूसरे के समानुपाती हैं। यानी कि K2 की संख्या भी क्या हो जाएगी? 5K1। K2 का मान भी क्या हो जाएगा? 5K1। समझ रहे हो भाई? K2 का मान भी क्या हो जाएगा? 5K1। अगर K2 का मान भी हो जाएगा 5K1 तो ध्यान से देखो, हमें यहां से ये समझ में आ रहा है कि K2/K1 का जो अनुपात है वो है 5/1। अगर अनुपात है 5/1 और हमें सक्रिय ऊर्जा बतानी है तो आपको याद होगा हमने ये फॉर्मूला बनाया है आज ही ताजा ताजा कि ln K2/K1 बराबर EA/R 1/T1 माइनस 1/T2। ln K2/K1 बराबर EA/R 1/T1 माइनस 1/T2। सो K2/K1 का मान 5 है तो ln 5 इज इक्वल टू सक्रिय ऊर्जा मुझे निकालनी है अपॉन R का मान मैंने 8.314 रखा इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। अगर 1/T1 माइनस 1/T2 हो गया तो T1 है 27 डिग्री सेल्सियस, 273 जोड़ूंगा तो 300 बन जाएगा, माइनस 42 डिग्री सेल्सियस 315 हो जाएगा। बस यार अब तो सॉल्व करना है। सॉल्व तो तुम लोग कर ही लोगे। अगर सॉल्व कर ही लोगे तो देखना ध्यान से, हमने क्या बोला, अगर हमने यहां पे 5 की टेबल से भी करने की कोशिश करी, अगर मैंने 5 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1/60 माइनस ये हो जाएगा 1/63। अगर मैंने 3 की टेबल से और करने की कोशिश करी, ln 5 इसके बराबर है तो ये बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/20 माइनस 1/21। तो बेटा जी इस तरीके से कॉमन ले लेके अपनी कैलकुलेशन आसान करने की कोशिश है। तो ये वैल्यू बन जाएगी ln 5 इज इक्वल टू EA अपॉन 8.314 इंटू 5 इंटू 3, यानी कि 8.314 इंटू 15 इंटू 1/20 माइनस 1/21। तो इसको मैंने बोला ये हो जाएगा 21 माइनस 20, है ना। अगर ये हो गया तो हमने बोला EA का मान हो जाएगा ln 5 इंटू 8.314 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 1। 21 माइनस 20 इज 1। तो हमने बोला इसको पूरे को सॉल्व कर देते हैं। ln 5 क्या हो जाएगा? 1.6094 इंटू 8.314 इंटू 15 इंटू 20 इट्स 300 इंटू 21। इसे सॉल्व करेंगे आंसर आएगा, काम बन जाएगा, है ना। अगर मैं कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू लिखने की कोशिश करूं तो ये जो आंसर है ये सॉल्व हुआ कि कितना आ रहा है, प्लीज देखिए। आंसर आ रहा है 1.6094 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 21, ये आ रहा है 84297.47।
जूल पर मोल। अगर मैं किलो जूल में कन्वर्ट करूं तो यही वैल्यू आएगी 84.297, यानी कि 84.3 किलो जूल पर मोल। सक्रिय ऊर्जा का मान क्या आएगा? 84.3 किलो जूल पर मोल। प्लीज देखिए भाई लोग, समझ में आया क्या? देखिए भाई लोग, समझ आया क्या? यस। देखिए भाई, ये वाला सवाल क्लियर है क्या सबको? हाँ जी। आपको लैंग्वेज समझनी जरूरी है कि संख्या बढ़ गई से मतलब है हमारा कि ऊर्जा बंधन क्रॉस करने वाले अणु बढ़ गए, और अगर ऊर्जा बंधन क्रॉस करने वाले अणु बढ़ेंगे तो वेग बढ़ेगा, और वेग बढ़ेगा तो वेग नियतांक बढ़ेगा। अच्छा सवाल था, ठीक है, अच्छा सवाल था, बढ़िया था ना? हाँ हाँ, 87.5 है। जो भी ऑप्शन टिक करना हो तो वो करना, एग्जैक्ट आंसर ये है। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट करे मैं चलता हूं अगले स्टेप पे, अगले टॉपिक पे। बिना टाइम वेस्ट करे मैं चलता हूं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक मिलता जुलता है, आरेनीय समीकरण पे ही आधारित है, बट थोड़ी सी बात अलग है। अगला टॉपिक मिलता जुलता है, आरेनीय समीकरण पे ही आधारित है, बट थोड़ा अलग है। क्या है? इस बार हम बोल रहे हैं वेग की उत्प्रेरक पर निर्भरता। हम बोलेंगे वेग की उत्प्रेरक पर निर्भरता। अगला टॉपिक है ताप पर निर्भरता। तो देख ली, हमें पता चल गया कि ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, ताप घटाने से अभिक्रिया का वेग घटता है। अगला टॉपिक है वेग की उत्प्रेरक पर निर्भरता। हम बात करना चाहते हैं कि उत्प्रेरक पर क्या प्रभाव पड़ता है ना? हम बात करना चाहते हैं कि उत्प्रेरक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बेटा जी, ये बात 11वीं में भी पढ़ाई जाती है, जब साम्यावस्था वाला चैप्टर आता है ना, तब ला शातिलिय का नियम आता है। रियली सॉरी, गला बिल्कुल बैठा हुआ है, पता नहीं क्यों हो जाता है यार मेरे साथ ऐसा। मैं तो कुछ ठंडा वंडा भी नहीं पी रहा, पानी भी आरओ से डायरेक्ट पी रहा हूँ या मटके का पी रहा हूँ, फ्रिज का पानी भी नहीं पी रहा, बट गले की हालत बिल्कुल खराब है। पता नहीं क्यों है ऐसा, कोई बात नहीं, एनीवेज हमारा मसला है, हम सॉल्व कर लेंगे। उत्प्रेरक पर निर्भरता की बात अगर हम करेंगे तो बेटा जी, हम ये कहते हैं उत्प्रेरक दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं धनात्मक उत्प्रेरक, एक होते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, उत्प्रेरक दो तरीके के होते हैं, एक धनात्मक उत्प्रेरक, एक ऋणात्मक उत्प्रेरक। अगर आप धनात्मक उत्प्रेरक की बात करेंगे तो धनात्मक उत्प्रेरक वो हैं जिनके होने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ऋणात्मक उत्प्रेरक वो हैं जिनके होने से अभिक्रिया का वेग घट जाता है। इसलिए ऋणात्मक उत्प्रेरक को जहर भी कहा जाता है, पॉइजन। बट जब आपसे इस चैप्टर में उत्प्रेरक की बात करी जा रही है तो आपको यह बात मान के चलनी है कि आपसे सब धनात्मक उत्प्रेरक की ही बात कर रहे हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक की बात नहीं कर रहे। हमें यह बात मान के चलनी है कि अपने से धनात्मक उत्प्रेरक की ही बात करी जा रही है, ऋणात्मक की बात नहीं कर रही। तो हम तो एक सिंपल लाइन लिखेंगे कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, उत्प्रेरक के होने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? हम बोलते हैं उत्प्रेरक जो है वो अभिक्रिया को निम्न सक्रियण ऊर्जा वाले पद से ले जाता है, जिसकी वजह से अभिक्रिया जल्दी जल्दी खत्म हो जाती है, क्योंकि कम ऊर्जा होते ही, कम ऊर्जा में ही सक्रियण संकुल बन जाएगा, जल्दी प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना? तो लिखते हैं पहले इसको, फिर मैं इसको ग्राफ से समझाता हूं। हम बोलेंगे पहला पॉइंट, उत्प्रेरक डालने से उत्प्रेरक डालने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ठीक है, उत्प्रेरक डालने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। कैसे? हम बोलते हैं उत्प्रेरक अभिक्रिया को निम्न सक्रियण ऊर्जा वाले पद से लेकर जाती है
उत्प्रेरक अभिक्रिया को निम्न सक्रियण ऊर्जा वाले पद से लेकर जाती है, जिससे अभिक्रिया जल्दी हो जाती है, जिससे अभिक्रिया हो या रिएक्शन हो जल्दी पूर्ण हो जाती है। ठीक है भाई, बढ़िया है। सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट ध्यान से देखना, हम लिख भी देते हैं उसको। ये का मान जितना ज्यादा होगा, ये का मान जितना ज्यादा होगा, अभिक्रिया उतनी धीमी होगी। ये का मान जितना ज्यादा होगा, अभिक्रिया उतनी स्लो होगी। अब आप समझें ये चीज, मैं ग्राफ से बताऊं आपको। सपोज करो आपको कल की रिएक्शंस याद होगी, हम यही तो कहते थे कि भैया अगर एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है या ऊष्मा शेपी अभिक्रिया है, तो ऊष्मा शेपी की बात कर लेते हैं, जहां पे अभिकर्मक की ऊर्जा ज्यादा थी और प्रोडक्ट की ऊर्जा कम थी। तो अगर ये एक अभिक्रिया है, अगर ये एक अभिक्रिया है, तो आप ध्यान से देखें, ये जो अभिक्रिया का ग्राफ है, ये है बिना उत्प्रेरक के। ये अभिक्रिया का ग्राफ है बिना उत्प्रेरक। अगर हमने उत्प्रेरक यूज किया तो हम क्या कह रहे हैं, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। वेग बढ़ जाएगा मतलब अभिक्रिया को निम्न सक्रियण ऊर्जा वाले पद से वो लेकर जाएगा। यानी कि हम बोलेंगे उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया जल्दी प्रोडक्ट तक पहुंचेगी। ये जो ग्रीन डॉटेड है, ये है उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक की उपस्थिति में समझने की कोशिश करें, हम बोलेंगे ये जो है व्हाइट वाली, ये सक्रियण ऊर्जा है बिना उत्प्रेरक के, और ये जो ग्रीन वाली है, ये सक्रियण ऊर्जा है उत्प्रेरक के साथ, है ना। ये सक्रियण ऊर्जा है उत्प्रेरक के साथ। समझें ध्यान से, मैंने बोला ये जो है, ये है बिना उत्प्रेरक के सक्रियण ऊर्जा। और जो EA डैश है, वो है उत्प्रेरक के साथ सक्रियण ऊर्जा। है ना। ताप हमारा सेम है, बस बात इतनी है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया को जल्दी पूरी करता है, क्योंकि छोटी कम ऊर्जा में वाले पद से ले जाता है। मतलब तुम ये समझो कि तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह, किसी शहर A से शहर B जाना है, तो एक तो तरीका है तुम गलियों गलियों में से निकल के जाओ, एक है तुम्हें सीधा हाईवे मिल जाए, तो हाईवे से जल्दी पहुंच जाओगे ना। तो हाईवे ने उत्प्रेरक का काम किया है कि तुम जल्दी पहुंच गए, कम समय में पहुंच गए, वही वाली बात है। तो क्यों? क्योंकि बेटा सक्रियण संकुल तक पहुंचने में जितनी ऊर्जा लगती है, फिर प्रोडक्ट बनता है, तो ज्यादा ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है, मतलब सक्रियण ऊर्जा लेट बनेगी, सक्रियण संकुल लेट बनेगा। और कम ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है, मतलब सक्रियण संकुल जल्दी बन जाएगा, अभिक्रिया जल्दी खत्म हो जाएगी। तो हमने वही बोला है कि EA का मान जितना ज्यादा होगा, अभिक्रिया उतनी स्लो होगी, EA का मान जितना कम होगा, अभिक्रिया उतनी फास्ट होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि वो निम्न सक्रियण ऊर्जा वाले पद से हमको ले जाता है। ताप हमेशा हमेशा सेम रहता है। अगर ताप हमेशा सेम है, अगर टेम्परेचर हमेशा सेम है, तो आइए इस पे बात करते हैं। हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे बिना उत्प्रेरक के अगर मैं आरेनीय समीकरण लिखूं, अगर मैं बिना उत्प्रेरक के आरेनीय समीकरण लिखूं, तो एक्सप्रेशन बनता है ये K इज इक्वल टू A इंटू ई की घात माइनस EA बाय RT। पर अगर मैंने उत्प्रेरक की प्रेजेंस में एक्सप्रेशन लिखा,
अगर मैंने उत्प्रेरक की प्रेजेंस में एक्सप्रेशन लिखा तो के डैश क्या हो जाता है, ए इंटू ई की घात माइनस ई ए डैश अपॉन आर टी। के डैश क्या हो जाता है, ए इंटू ई की घात माइनस ई ए डैश अपॉन आर टी। अगर ये हो गया तो आप समझे बात को। अगर मैंने दोनों साइड अनुपात ले लिया, इसे मैं पहली इक्वेशन मान रहा हूं, इसे मैं दूसरी इक्वेशन मान रहा हूं, और आपको ये बात पता है कि ई ए डैश का मान जो है वो ई ए से कम है, क्योंकि उत्प्रेरक की उपस्थिति में निम्न सक्रियण ऊर्जा वाला पथ यूज करते हैं हम लोग। अगर ये है तो हम रेशो लेते हैं के अपॉन के डैश, ये किसके बराबर है, ए इंटू ई की घात माइनस ई अपॉन आर टी डिवाइडेड बाय ए इंटू ई की घात माइनस ई ए डैश अपॉन आर टी। ए से ए कैंसिल, तो हमारे पास में ये बन गया के अपॉन के डैश, ये बराबर हो गया ई की घात ई ए डैश अपॉन आर टी माइनस ई ए अपॉन आर टी। अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो ये बन गया के अपॉन के डैश इज इक्वल टू ई की घात ई ए डैश माइनस ई ए अपॉन आर टी। हमने दोनों साइड एल एन ले लिया तो ये बन गया एल एन के अपॉन के डैश, ये बराबर है एल एन ई की घात, ये तो ये ई की घात से आगे आ जाएगा, बट ठीक है भैया हम तो एक बार पूरा ही लिख देते हैं। हमको बिल्कुल भी रिस्क लेने में घबराहट हो जाता है कुछ कुछ तुम्हारे साथ। हमें लगता है बच्चा कहेगा अरे मास्टर ने कन्नी काट दी। एल एन ई का मतलब 1 हो गया, एल एन ई का मतलब 1 हो गया, तो बेसिकली हमारे पास क्या हुआ, एल एन के अपॉन के डैश किसके बराबर है, ये देखो, ये भी एक तरीका है आरेनियस समीकरण को लिखने का, ये भी एक तरीका है आरेनियस समीकरण को लिखने का। अब अगर तुम एल एन में कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम लॉग में भी लिख सकते हो, लॉग के अपॉन के डैश, क्योंकि 2.303 लेफ्ट साइड वाला जो होगा वो राइट साइड में ही आएगा, है ना। इस तरीके का एक्सप्रेशन बनेगा। अगर इस तरीके का एक्सप्रेशन बनेगा, सर इसी को 20 कर दो, ठीक है, तो ये एल एन के बाय के डैश है, ये लॉग के बाय के डैश है। समझ रहे हो, एल एन को लॉग में कन्वर्ट करने में एक 2.303 वाला फैक्टर ऐड होता है, बाकी सब तो सॉर्टेड है ना, बढ़िया, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक फॉर्म है जहां पे हमें समझ में आता है कि क्या चीज कैसे हो रही है। तो हम यहां पे लिख दें, ये है सक्रियण ऊर्जा विदाउट उत्प्रेरक, ये डैश है सक्रियण ऊर्जा विद उत्प्रेरक। इसी तरीके से के है वेग नियतांक विदाउट उत्प्रेरक, और के डैश है वेग नियतांक विद उत्प्रेरक। ये चीजें हैं हमारे पास में, ये टर्म्स हैं। टी आपका ताप होता है जो आप केल्विन में लेते हो, और आर आपका गैस नियतांक होता है, जिसको अगर जूल में लेना है तो ये हो जाएगा 8.314 जूल पर मोल केल्विन, और अगर कैलोरी में लेना है तो 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। सही है जी, बढ़िया है। ये हमारे पास में उत्प्रेरक वाला एक्सप्रेशन है। मैं इस पे क्वेश्चन करवाऊंगा, बट पहले तरीका देखो, समझ आया क्या। जब हम आरेनीय समीकरण देखते थे, जब ताप में चेंज आता था, क्योंकि हम ताप की निर्भरता देख रहे थे। अब हम ताप की निर्भरता नहीं देख रहे, अब हम उत्प्रेरक की निर्भरता देख रहे हैं, तो इसीलिए सक्रियण ऊर्जा में चेंज आ रहा है। पहले सक्रियण ऊर्जा फिक्स होती थी, ताप चेंज होता था। अब की बारी ताप फिक्स है, सक्रियण ऊर्जा चेंज हो रही है, क्योंकि उत्प्रेरक के बारे में कोई भी बात करने के लिए सक्रियण ऊर्जा पे ही फर्क पड़ता है। उत्प्रेरक के बारे में कोई भी बात करने के लिए सक्रियण ऊर्जा पे ही फर्क पड़ता है।
समझ पा रहे हो क्या बात? ठीक है दोस्त, क्लियर है, बढ़िया है, ओके साहब, बहुत अच्छा। इस पे सवाल करते हैं जरा, इस पे सवाल करते हैं जरा, इस पे सवाल करें जरा, देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है यदि उत्प्रेरक ए यदि कोई उत्प्रेरक ए अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को 300 केल्विन ताप पर 10 किलो जूल पर मोल से घटाता है, 10 किलो जूल पर मोल से घटाता है, तो वेग नियतांक का अनुपात ज्ञात करें। किसी ताप T पे वेग नियतांक का मान उत्प्रेरक के साथ अपॉन उत्प्रेरक के बिना। हमें ये रेशो बताना है, हमें कहा जा रहा है ये रेशो है E की घात x, तो हमें x का मान बताना है, ठीक है, ये है, ये है, तो x का मान बताना है, ठीक है जी, ट्राई करना जरा। इंटीजर टाइप सवाल है, 2 मिनट का समय है, x का मान निकालिए। इंटीजर टाइप सवाल है, 2 मिनट का समय है, x का मान ज्ञात करिए। कैसे करेंगे देखो, ट्राई करें भाई। करें डिस्कस।
चलिए आइए, चलिए आइए, यदि कोई उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को 300 केल्विन ताप पर 10 किलो जूल से घटाता है, इसका मतलब कि उत्प्रेरक की उपस्थिति की वजह से सक्रिय ऊर्जा 10 किलो जूल पर मोल तक घट जाती है, यानी कि EA माइनस EA डैश का जो मान है ये हमको ये दिया हुआ है और हमें ताप दिया हुआ है 300 केल्विन। ये चीज है, समझ रहे हो आप बात? उत्प्रेरक की वजह से सक्रिय ऊर्जा घटती है, मतलब उत्प्रेरक की वजह से सक्रिय ऊर्जा का मान इतना घट जाता है, ये ताप है। हमें बताना है K का अनुपात उत्प्रेरक के साथ अपॉन उत्प्रेरक के बिना, यानी कि मुझे K डैश अपॉन K बताना है। आपको याद दिला दूं, ठीक है? जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो K अपॉन K डैश है, बिना उत्प्रेरक अपॉन विद उत्प्रेरक। बट आपसे पूछ रहा है उत्प्रेरक के साथ अपॉन बिना, K डैश अपॉन K पूछ रहा है। ठीक है जी, आइए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। हमने बोला हमारे पास फॉर्मूला है ln K डैश अपॉन K है क्या? नहीं, ln K अपॉन K डैश। ये चीज किसके बराबर है? EA माइनस EA डैश अपॉन 2.303 RT। बोलो हाँ या ना? ये चीज है ना? EA डैश माइनस EA है ना? EA डैश माइनस EA है। तो बेटा हमें EA माइनस EA डैश का मान ये पता है, तो EA डैश माइनस EA का मान क्या हो जाएगा? -10⁴ डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू आर का मान 8.314 इंटू ताप कितना है? 300 केल्विन। अगर ये चीज है तो इसको मैंने क्या बोला? ln K अपॉन K डैश बोला। ये चीज किसके बराबर हो गई? -10⁴ है ना, अपॉन इसे 2.3 लिख देते हैं, इसे 8.3 लिख देते हैं, इसे 3 इंटू 10⁻2 लिख देते हैं। अब नीचे 10⁻2 है तो ऊपर भी 10⁻2 बन जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी -100 डिवाइडेड बाय 2.3 इंटू 8.3 इंटू 3। तो मैंने क्या बोला, ध्यान से देखना, मैंने बोला ln K अपॉन K डैश को अगर मैं गौर से देखूं तो ये वैल्यू बन रही है -100 डिवाइडेड बाय 2.3 इंटू 8.3। 8.3 हो रहा है 24.9, 24.9 बोले तो 25, ये कट गया 4 गुना, है ना? अगर ये कट गया 4 गुना तो अब आपको बोलना है -4 अपॉन 2.3, राइट? तो अब इसको लगभग लगभग कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, गौर से देखिएगा। अगर मैं इसको लगभग लगभग सॉल्व करता हूं तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है, अच्छा ln है तो 2.303 की क्या जरूरत है भाई? अगर ln का एक्सप्रेशन है तो 2.303 की तो आवश्यकता ही नहीं है। और अगर 2.303 की आवश्यकता ही नहीं है तो ये चीज है 24.9 यानी कि 25, तो ये तो कट गया 4 गुना। सो K अपॉन K डैश का मान आ गया e⁻⁻4 एंटी लॉग लेने पे। बट हमें तो K डैश अपॉन K चाहिए, वो आएगा e⁻4, क्योंकि रेसिप्रोकल करोगे तो ये भी रेसिप्रोकल, और इसको अगर e⁻x से कंपेयर करोगे तो x का मान क्या आएगा? 4। x का मान क्या आएगा? 4, क्योंकि ln वाले एक्सप्रेशन में 2.303 का तो काम ही नहीं है, राइट? देखें जरा, शाश्वत, साहिल, तन्मय, जय त्रिपाठी, दक्ष शर्मा, राहुल कुमावत, है ना जी? बढ़िया, ओके। प्लीज बताएं समझ में आया क्या ये वाला क्वेश्चन? यस, ये हमने यहां भले ही K डैश लिखा है बट एक्चुअली हमारा K डैश अपॉन K क्या होता है? ये होता है उत्प्रेरक के साथ, और ये होता है उत्प्रेरक के बिना। तो यहां अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो डैश हटा सकते हो। कहीं तुम सोचोगी हमने जो पढ़ा है और जो हमसे पूछा है वो दो अलग चीजें हैं। हमने ये आगे उत्प्रेरक के बिना और साथ इसीलिए लिखा है, ठीक है? ओके जी, बढ़िया है। पानी पी लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। ओके, कोई बात नहीं बेटा, पोल नहीं आया था, आपने ट्राई करा क्या? अगर आपसे आंसर बन गया तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर ये समझ में आता है तो बेटा एक छोटी सी चीज और होती है यहीं पे, एक छोटी सी चीज और होती है यहीं पे, ध्यान से सुनिएगा, हम नोट पॉइंट डाल के लिखेंगे।
बहुत ज्यादा अब आज की रेट में काम नहीं आती, बट ठीक है, हमें पता होनी चाहिए। इसे कहते हैं तापीय गुणांक। तापीय गुणांक इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसे कहते हैं म्यू। इसे कहते हैं म्यू। क्या होता है तापीय गुणांक? तापीय गुणांक का मतलब होता है वेग नियतांक का रेशो जब 10 डिग्री का अंतर हो। वेग नियतांक का रेशो जब 10 डिग्री का अंतर हो, मतलब किसी ताप पर वेग नियतांक और ऊपर 10 डिग्री अगर बढ़ा दिया जाए तो ये जो वेग, जैसे 25 डिग्री और 35 डिग्री, जैसे 37 डिग्री और 47 डिग्री, 10 डिग्री का अंतर हो, जैसे 35 डिग्री सेल्सियस पे जो के है अपॉन 25 डिग्री सेल्सियस पे जो के है, 47 डिग्री सेल्सियस पे जो के है अपॉन 37 डिग्री सेल्सियस पे जो के है, और इस तरीके से जितने भी हैं। तो ये जो 10 डिग्री के अंतर का वेग नियतांक का अनुपात है, इसे तापीय गुणांक कहते हैं, और इसकी वैल्यू लगभग 2 और 3 होती है, या तो 2 या तो 3। हम ज्यादा यूज नहीं करते, बट अगर कोई आपसे पूछ ले तापीय गुणांक क्या है तो अपने को पता होना चाहिए। इस पे क्वेश्चन वगैरह नहीं करने वाले हम, ठीक है। मोस्टली हम 2 ही लेते हैं। ज्यादातर हम क्या लेते हैं? 2 ही लेते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, ये तो एक पॉइंट था, हमने समझ लिया। बेटा इसके साथ में मैंने सारे मेन मेन टॉपिक्स पढ़ लिए। अब मेरे को 3 तरीके की रिएक्शंस आपको और दिखानी है, उन्हें हम स्पेशल रिएक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेशल रिएक्शंस बोलते हैं। उन पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तीनों प्रथम कोटि की हैं, पर हां तीनों की कुछ खास खास बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो देखिएगा, मैं सब पे सवाल भी बता दूंगा एक एक। हम बोलेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया, और प्रथम कोटि अभिक्रिया में स्पेशल केस। प्रथम कोटि अभिक्रिया में स्पेशल केस, अगर स्पेशल केस है तो पहला हो गया पैरेलल रिएक्शंस। जब हम पैरेलल रिएक्शंस की बात करते हैं तो इसमें आती है समांतर अभिक्रियाएं। क्या होती है पैरेलल रिएक्शंस? बस फॉर्मूले हैं छोटे छोटे से जो अप्लाई करने आने चाहिए, बाकी तो ठीक है। पैरेलल रिएक्शंस की अगर मैं बात करता हूं तो मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जहां पे एक ही अभिकर्मक से दो तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जहां एक ही अभिकर्मक से दो तरीके के प्रोडक्ट बन सकते हैं, या तो बी या तो सी। ठीक है, एक ही अभिकर्मक है, उससे दो तरीके के प्रोडक्ट बन सकते हैं, या तो बी और या फिर सी। तो हमने बोला पहली रिएक्शन के लिए वेग नियतांक है K1 और दूसरी रिएक्शन के लिए वेग नियतांक है K2। पहली रिएक्शन के लिए वेग नियतांक है K1 और दूसरी रिएक्शन के लिए वेग नियतांक है K2। तो हम बोलेंगे कि भाई ऐसा है कि यहां पे आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि जो प्रोडक्ट है बी और सी, इनकी सांद्रता का क्या अनुपात है। जो प्रोडक्ट है बी और सी, इनकी सांद्रता का क्या अनुपात है? तो इनकी सांद्रता का अनुपात है K1 अपॉन K2। इनकी सांद्रता का अनुपात है K1 अपॉन K2। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात सुनिएगा, हम ये कहते हैं कि अगर आपसे बोले कि ओवरऑल वेग नियतांक क्या होगा, तो हम बोलेंगे दोनों अभिक्रियाओं के वेग नियतांक का सम। कभी भी आपको समांतर अभिक्रिया दे दी जाए तो ओवरऑल वेग नियतांक उस अभिक्रिया का क्या होता है? दोनों अभिक्रियाओं के वेग नियतांकों का योग। अगर दोनों अभिक्रियाओं के वेग नियतांकों का योग होगा तो आप देखिएगा ध्यान से, हमें पता है टी हाफ क्या होता है? ln2/k या 0.693/k। अगर टी हाफ होता है 0.693/k तो हम बोलेंगे कि यहां पे हम इसको लिख देंगे k को ln2 बाय प्रभावी टी हाफ। ये किसके बराबर है? ln2 बाय
पहली अभिक्रिया का टी हाफ प्लस ln2 बाय दूसरी अभिक्रिया का टी हाफ। समझे ध्यान से बात को। ln2 बाय पहली अभिक्रिया का टी हाफ प्लस ln2 बाय दूसरी अभिक्रिया का टी हाफ। ln2 मैंने सब जगह से कैंसिल कर दिया। अगर ये मैंने सब जगह से कैंसिल कर दिया तो ये हो जाएगा 1 अपॉन प्रभावी टी हाफ जो है ये बराबर हो गया 1 अपॉन पहली अभिक्रिया का टी हाफ प्लस 1 अपॉन दूसरी अभिक्रिया का टी हाफ। है ना कि ओवरऑल प्रभावी जो अर्धायु है वो क्या होगी 1 अपॉन पहली की अर्धायु प्लस 1 अपॉन दूसरी की अर्धायु। ये जो चीज है ये हमारे पास, तो हमारे पास पहला फॉर्मूला था ये ऊपर वाला, दूसरा फॉर्मूला था ये वाला और तीसरा फॉर्मूला था ये वाला। ये तीन फॉर्मूले हैं जो समांतर अभिक्रियाओं के लिए लगते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि बताओ बी का अनुपात कितना है, तो बेटा जी हम बोल देंगे K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100। इसी तरह C का अनुपात कितना है या C की प्रतिशतता कितनी है K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100। ये आ गई इनकी प्रतिशतता, ये आ गई इनकी प्रतिशतता। K1 अपॉन K1 प्लस K2 या K2 अपॉन K1 प्लस K2, ये आ गई B और C की प्रतिशतताएं। और ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट। ये क्या हो गया हमारा चौथा पॉइंट। तो हमारे पास एक समांतर अभिक्रिया है, ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो गया या सी में कन्वर्ट हो गया। हमारे पास सांद्रता का अनुपात आ गया वेग नियतांकों के अनुपात के बराबर। हमें ये पता चल गया कि ओवरऑल वेग नियतांक K1 प्लस K2 है। हमें ये बात पता है कि टी हाफ जो होता है वो होता है ln2 बाय K। तो हमने यहां से K लिख दिया ln2 बाय टी हाफ और हमने उनकी अर्धायु को भी रिलेट कर दिया और हमने बी और सी की प्रतिशतता भी बता दी। इस तरीके से समांतर अभिक्रिया के सारे केसेस बता दिए। आपको डीपीपी में सवाल मिलेगा, आप ट्राई कर सकते हैं, मॉड्यूल में भी मिलेगा। ठीक है क्या? ठीक है क्या? बोलो भाई, कोई डाउट यहां तक, कोई समस्या यहां तक, प्लीज बताओ। हाँ जी, ठीक है भाई, बहुत अच्छे। अगली अभिक्रिया पे चलते हैं। अगला सेकंड केस क्या है? सेकंड केस क्या है ध्यान से देखिएगा। सेकंड केस है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। पहली तो हमने समांतर अभिक्रिया देखी थी, बस चैप्टर खत्म। 10 मिनट और सुनना है, चैप्टर खत्म। ध्यान से सुनिएगा। सेकंड है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया रिवर्सिबल रिएक्शन। उत्क्रमणीय अभिक्रिया रिवर्सिबल रिएक्शन। कैसी अभिक्रियाएं होती हैं ये ध्यान से देखना। हमने बोला इस तरीके की अभिक्रिया, अगर आगे का वेग नियतांक K1 है तो पीछे का वेग नियतांक K2 हो गया, है ना। वैसे भी हमें पता है कि अगर साम्य स्थिरांक की बात करेंगे तो साम्य स्थिरांक क्या होता है? अग्र अपॉन पश्च दिशा के वेग नियतांकों का अनुपात। मैं इस पे क्वेश्चन बताता हूं कैसा आता है, आपको समझ में आएगा करना क्या है आखिर। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है कि अगर मेरे पास एक प्राथमिक अभिक्रिया है, क्या है प्राथमिक अभिक्रिया? ये है वेग नियतांक K1 और पश्च दिशा का वेग नियतांक है K-1। सवाल हमें कह रहा है dA अपॉन dt क्या होगा। सवाल हमको कह रहा है dA अपॉन dt क्या होगा। पहला ऑप्शन है
तीसरा ऑप्शन है और आखिरी ऑप्शन है ये। ठीक है जी। अगर मेरे पास ये चार ऑप्शंस हैं यहां पे, अगर मेरे पास ये चार ऑप्शंस हैं यहां पे, ध्यान से समझने की कोशिश करें। क्या बोलेंगे हम? हमें डीए बाई डी टी बताना है। अब बेटा, अगर किसी अभिक्रिया का वेग बताना हो, अगर किसी अभिक्रिया का वेग बताना हो तो उसको रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखते हैं आरओडी, और प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखते हैं क्या? आरओए। यानी कि अगर मैं इस अभिक्रिया का वेग बोलता हूं आर ओ आर, तो वो क्या हो जाएगा? या तो ए टू का आर ओ डी अपॉन वन, या फिर ए का आर ओ ए अपॉन टू। यानी कि मैं क्या बोलूंगा? या तो हो जाएगा माइनस डी ए टू बाई डी टी, या हो जाएगा 1/2 प्लस डी ए अपॉन डी टी। 1/2 प्लस डी ए अपॉन डी टी। यानी कि अभिक्रिया का जो वेग है वो मैंने या तो ये लिख दिया या ये लिख दिया, बट मुझसे डीए बाई डी टी पूछा है क्वेश्चन ने। अगर मुझसे डीए बाई डी टी पूछा है तो मुझे उसके टर्म्स में ही बताना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे को एक चीज तो ये समझ में आ गई कि अभिक्रिया का जो वेग है वो बराबर है 1/2 टाइम्स डी ए बाई डी टी के। अब क्यों ना मैं इसका वेग नियम लिख दूं। तो वेग नियम क्या होता है? हमेशा अग्र दिशा का वेग लिखो माइनस पश्च दिशा का वेग लिखो। हमेशा ध्यान रखना, ऐसी अभिक्रियाओं में वेग नियम होता है अग्र दिशा का वेग लिखो माइनस पश्च दिशा का वेग लिखो। अग्र दिशा का वेग क्या हो जाएगा? अग्र दिशा का वेग हो जाएगा K1 इंटू ए टू की सांद्रता घात एक। घात एक क्यों किया मैंने? क्योंकि मुझे प्राथमिक अभिक्रिया बोला था। प्राथमिक अभिक्रिया वो होती है जहां स्टोइक्योमेट्रिक गुणांक आपका कोटि के बराबर होता है, माइनस पश्चिम दिशा का वेग नियतांक। पश्चिम दिशा के लिए क्या हो जाएगा? हम बोलेंगे अभिकर्मक ये कहलाएगा, वेग नियतांक ये कहलाएगा। हम बोलेंगे अग्र दिशा के लिए अभिकर्मक ये था, पश्चिम दिशा के लिए अभिकर्मक ये था। तो k माइनस वन इंटू ए का स्क्वायर, यहां k1 इंटू ए टू की घात वन। ये हो गई बात। ये जो चीज है ये किसके बराबर हो गई? इसके बराबर। तो मुझे तो डीए बाई डी टी बताना था। ये किसके बराबर होगा? 2k1 टाइम्स ए टू की घात वन माइनस 2k माइनस वन टाइम ए की घात दो। अगर ये है मेरे पास, अगर ये है मेरे पास, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 2k1 टाइम्स ए टू की घात वन माइनस 2k माइनस वन टाइम ए की घात स्क्वायर। आंसर आ गया सी ऑप्शन। आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन। प्लीज ध्यान से देखें, हम बोलेंगे सी ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। वेग नियम हमने नॉर्मल लिखा, वेग नियतांक इंटू सांद्रता। और आपको प्राथमिक अभिक्रिया लिख के दिया हुआ है तो घात वन होनी चाहिए। प्राथमिक अभिक्रिया लिख के दिया हुआ है तो घात वन होनी ही चाहिए। प्लीज गौर से देखें, कोई भी दिक्कत है तो बताएं। हाँ भाई। देखना भैया ध्यान से। हाँ भाई। ठीक है भाई।
हमें सिर्फ इतनी सी बात करनी होती है कि अग्र दिशा का वेग माइनस पश्च दिशा का वेग, इसके डेरिवेशन पहले आपके स्कूल में हुआ करते थे कोर्स में, बट अब इनके बारे में डेरिवेशन करना अब जरूरी नहीं है, बस इनके क्वेश्चन करने आने चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है। 2k1 2k2 मैंने क्यों किया बेटा, ये लिखा था इसके बराबर, अब मुझे तो da/dt चाहिए, तो ये 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो गया दोनों साइड। समझ रहे हो बात, हमने क्या बोला, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड करो, दैट्स इट। ठीक है, हाँ जी गौरव बेटा जी, मजाक क्या ऐसा है, मजाक हम करते हैं, बट जब हमारे पास में कोर्स चल रहा होता है, जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही होती है, तो हम उस समय मजाक अवॉइड भी कर देते हैं। राजवीर बेटा आप कह रहे हो 8 लेक्चर लिखे थे, मैं आपकी बात मानता हूं, बट सोल्यूशन चैप्टर में कितने लिखे थे और हमने कितने लिए, वो मैनेज हो जाता है, वो आपकी टेंशन नहीं है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आई ये वाली बात। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा सुनना। अभिलाष, मैंने कल भी तेरे कमेंट पे रिप्लाई किया था, ये फॉर्मूला मुझे नहीं रटवाना बच्चों को, ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उतने से काम चल जाएगा। ठीक है, ई क्या होता है ये आपको मैथ्स वाले बताएंगे। ठीक है, एक चीज और देखनी है, एक तरीका और देखना है, फिर हम लोग अगले टॉपिक पे, मतलब इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। इस चैप्टर का एक हिस्सा और होता है रेडियोधर्मी, है ना, रेडियो एक्टिविटी। बेसिकली वो प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं, सारी बातें सेम होती है, परंतु उस चीज को फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री में अब वो नहीं आती। ठीक है, केमिस्ट्री में अब वो नहीं आती। प्लस da/dt क्यों नहीं लिए, प्लस da/dt तो लिए बेटा, कुछ नहीं लिखा तो प्लस तो ऑटोमेटिकली है ना, प्लस लिखने की जरूरत थोड़ी होती है, प्लस तो नहीं लिखा तो अंडरस्टूड ही है कि प्लस है ना। एक और केस, एक और केस ध्यान से देखो, एक और केस ध्यान से देखो। अगला केस है कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन, या हम बोलते हैं श्रृंखलात्मक अभिक्रिया। क्वेश्चन से समझेंगे, क्वेश्चन से समझेंगे क्या है। सवाल बोल रहा है कि अगर आपके पास एक रिएक्शन है, A gives B एंड B gives C, यहां वेग नियतांक K1 है, यहां वेग नियतांक K2 है। सवाल कह रहा है यदि B के बनने की दर यदि अभिक्रिया में B के बनने की दर 0 है, तो कौन सा ऑप्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर डी। समझे बात को, सवाल कह रहा है यदि बीक के बनने की दर, यदि बी के बनने की दर 0 है, तो कौन सा ऑप्शन सही है। अब बेटा एक बात समझो, बी के बनने की दर, तो हम क्या बोलेंगे, हम बी का बनने की दर लिखना चाहते हैं। अब बी यहां पे दो काम कर रहा है, अगर आप नोटिस करें इस अभिक्रिया में बी दो काम कर रहा है, एक जगह पे अभिकर्मक की तरह काम कर रहा है, एक जगह पे प्रोडक्ट की तरह काम कर रहा है। अगर आप पहली अभिक्रिया देखेंगे तो बी प्रोडक्ट है, अगर दूसरी अभिक्रिया देखेंगे तो बी रिएक्टेंट है। तो हम बी के लिए दर क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे कि बी दो जगह पे काम कर रहा है, एक जगह पे प्रोडक्ट और एक जगह पे रिएक्टेंट। तो हम बोलेंगे अगर बी के बनने की दर देखी जाए तो बेटा जी पहले वो लिखेंगे जहां पे ये रिएक्टेंट है, तो वेग नियम क्या हो जाएगा, K1A, क्योंकि वेग नियम होता है वेग नियतांक इंटू अभिकर्मक की सांद्रता घात 1, माइनस माइनस क्या करेंगे जहां ये खुद अभिकर्मक है,
और ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ये हमको पता है। मैंने हेडिंग की शुरुआत में डलवा दी थी कि प्रथम कोटि की बातें होंगी। तो हमने बोला कि बी के बारे में बात करनी है, तो देखो वो पहली जगह पे प्रोडक्ट है, तो डीबी बाई डी क्या हो जाएगा, वेग नियम से क्या हो जाएगा, K1 इंटू अभिकर्मक की सांद्रता, माइनस दूसरी जगह पे रिएक्टेंट है, तो यह खप भी रहा होगा, तो K2 इंटू ये। सवाल कह रहा है अगर बी के बनने की दर शून्य है, सवाल ये कह रहा है कि डीबी बाई डी का मान 0 है। अगर डीबी बाई डी का मान 0 है, इसका मतलब K1A माइनस K2B का मान 0 है। तो बेटा जी अगर आप यहां पे लिखें तो यहां से आपके पास B की सांद्रता क्या आ जाएगी, K1 बाय K2 इंटू अभिकर्मक A की सांद्रता। B की सांद्रता क्या आ जाएगी, K1 बाय K2 इंटू अभिकर्मक A की सांद्रता। तो बेटा जी B की सांद्रता क्या हो गई, K1 बाय K2 इंटू अभिकर्मक A की सांद्रता। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। सिंपल, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। हमें बी बताना था ए के टर्म्स में। ये लिखना इंपॉर्टेंट था कि कहां वो प्रोडक्ट है, कहां वो रिएक्टेंट है। फिर उसको जीरो करना है या जिस भी वैल्यू के बराबर करना है, वो तो सवाल ही कह रहा है, तो वो तो पुट हो जाएगा इजीली, ठीक है। ये सारे पीवाई क्यूज हैं जो आज मैंने करवाए हैं, ये सब 2024, 2025, 2023 के आए हुए सवाल है ना। समझ में आई बात यहां तक, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, यहां तक सब कुछ क्लियर है क्या सबको। चलो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं, आप लोग ट्राई करके आइएगा। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं, आप ट्राई करके आइएगा, उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। क्या सवाल है देखो ध्यान से। सवाल कह रहा है यदि कोई जटिल अभिक्रिया 3 पदों में होती है, यदि कोई जटिल अभिक्रिया 3 पदों में होती है, तो ओवरऑल वेग नियतांक जो है वो किसके बराबर है, K1 K2 बाय K3, ठीक है। यदि हर पद के लिए EA का मान EA1, EA2, EA3 का मान, यदि हर पद के लिए EA का मान 40, 50, 60 किलोजूल प्रति मोल क्रमशः है, तो मुझे बताना है ओवरऑल EA कितना होगा। मुझे बताना है ओवरऑल EA कितना होगा। इसको ट्राई करके आना, ठीक है। हम अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। आपको डीपीपी मिली होगी, वो करके आना। मॉड्यूल के क्वेश्चंस हम निपटा दो। सिर्फ रेडियोधर्मी वाली जो बात है वो फिजिक्स में पढ़ाई जाएगी, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते। मेरी तरफ से चैप्टर खत्म है। कल की क्लास में जो डाउट होंगे मैं उसको ले लूंगा, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे और शुरू करेंगे हमारा आखिरी चैप्टर वैद्युत रसायन, 12th जेई मेंस और बोर्ड के लिए, ठीक है जी। क्लियर है, बात समझ में आती है। तो चलिए भैया, इतना जो पढ़ाया है अच्छे से पढ़ के आना, रिवाइज करके आना। राम रतन बेटा वीसी आगे करेंगे, चिंता मत कर, करेंगे आगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।